सो वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए थे उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देखते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और है, वो है आपका आज पेपर 2 स्टार्ट करना है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, प्लस उसके क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन था आपका इंडस्ट्री का। 1 सेकेंड, सॉरी, इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्री का कुछ ऐसा सा था। मैंने आपको बताया, आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो फिर भी एक बार जाके देखना कि आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो करनी है। इंडस्ट्री कहीं भी सेटअप क्यों होती है? रॉ मटेरियल चाहिए उसको, फिर लेबर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी चाहिए, एंटरप्रेन्योर, ऐसे करके एन नंबर ऑफ थिंग्स मैंने आपको बताई थी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें कोई भी इंडस्ट्री है उसकी जस्ट एक लोकेशन देख लेना कि कोई भी इंडस्ट्री है, सपोज ये इंडिया में या बाहर कहाँ है। ठीक है, कि इस साइड है, यहाँ पर है, उसके फैक्टर हम ढूंढ लेंगे आराम से। बस दो आपको काम करने हैं कि जो भी इंडस्ट्री है, एक एक इंडस्ट्री को नहीं, एक मोटा मोटा देख लेना कि भाई एवरेज यहाँ पर है ज़्यादा कंसंट्रेशन इन इंडस्ट्रीज का, यहाँ है, इधर है। तो फिर आप थोड़ा बहुत ब्लफ कर सकते हो, एक एवरेज गेम खेल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अब क्वेश्चन आ गया है इस पे, सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर के बारे में कहाँ ग्लोबल इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को नाम पता होगा तो ताइवान, ठीक, साउथ कोरिया, उसके आगे जनरली नहीं पता होता। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन निकलेगा। आपको क्या करना है भाई, एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ करो आराम से। 1 सेकेंड, ये ठीक है। आपने क्या करना है, एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया। मैं ये उसके लिए बता रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता। आपको अभी कुछ नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते उन क्वेश्चन में, लेकिन छोड़ के मत आना, एक आराम से लिख के आओगे, आपका काम हो जाएगा। उतना ही सबको आता है सारे। अब क्योंकि आपको सेमीकंडक्टर मैंने करा दिया, फार्मा करा दूं, यूरिया का मीन्स जो फर्टिलाइजर है उसके बारे में कराया, लेकिन फिर भी बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं, 20-22 इंडस्ट्री हैं, आपको एग्जैक्ट याद नहीं रहेगा। तो उससे बढ़िया है जो 2-4 इंडस्ट्री न्यूज़ में चल रही हो या फिर जिसके पूछने के चांस ज़्यादा हो, वो देख लो अच्छे से। बाकी एक एवरेज देख के जाओ, उनसे सोल्व कर लेना। ये थोड़ा सा गंदा हो गया लेकिन चलिए, समझ में आपको आ जाएगा। तो मेन कंसंट्रेशन कहाँ पर है? चाइना, फिर आपका ताइवान, उसके बाद जापान, साउथ कोरिया। तो मेन जो कंसंट्रेशन है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का, वो ईस्टर्न वाले पार्ट में है, मींस आसियान रीजन में है। आसियान आप जानते होंगे, ग्रुप ऑफ कितनी कंट्रीज, बताना। ठीक, उसके बाद यूएसए। यूएसए में सिलिकॉन वैली आप सबको पता है, लेकिन फिर भी यूएसए में क्या काम होता है उसको भी अभी देखते हैं। फिर अपना है यूरोप। ठीक, तो यूएसए में यहाँ पे मेन काम होता है इसके R&D का। आपने कंपनी का नाम सुना होगा, इंटेल। तो ये सारी इंडस्ट्री यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है। एक चिप्स एक्ट है, चिप्स एक्ट 2022, इसमें यूएस गवर्नमेंट लगभग $52 बिलियन खर्च करती है और R&D इन सब के लिए। ठीक, तो यहाँ पे R&D का काम हुआ मेनली। इधर क्या है, इधर होता है मैन्युफैक्चरिंग का काम। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बनाने का काम, प्रोडक्शन का काम। तो इधर R&D हुआ, इधर प्रोडक्शन हुआ। इधर कैसा होता है फिर यूरोप में? यहाँ पे होता है स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन मीन्स कुछ सर्टेन सेमीकंडक्टर हैं जो सिर्फ यूरोप बनाता है और कहीं नहीं बनती। तो आपको एक एवरेज पता चला कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, यूएसए में इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो फिर यहाँ पे प्रोडक्शन क्यों नहीं है? यूएस क्या करता है, इसको आउटसोर्स कर देता है। आउटसोर्स कर देगा फिर से ताइवान को ही। ठीक, तो मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, वो ईस्टर्न वाली साइड में है, अपने एशियन वाले रीजन में है। ठीक है, बस यही पूछा है इसमें कि आपने इंट्रोडक्शन देना था एक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। तो क्या लिखोगे कि सेमीकंडक्टर
अगर आपको डेफिनेशन मत लिखना, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अभी प्रोग्राम है उससे इनिशिएटिव कर सकते हो। आप अगर कोई न्यूज़ आई है उससे स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा आप लिख सकते हो कि ये कीवर्ड्स है, जैसे टैकेड, कि अब हम जिस डेकेड में है उसको टैकेड बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन डेकेड। ये 10 साल टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इसमें जो सेमीकंडक्टर है उसका बहुत क्रूशियल रोल हो जाता है। आप यहाँ से लिख दो एक दो लाइन में इंट्रो, और आपको अच्छा लिखना है तो IR 4.0, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 इज ड्रिवन बाय सेमीकंडक्टर, ऐसा बोला जाता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, या फिर एक सिंपल लिख सकते हो कि सेमीकंडक्टर आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, और ये IR 4.0 में भी हेल्प करेगी और इस टैकेट को सेमीकंडक्टर ड्रिवन टैकेट बना देगी। ठीक, तो ये तीनों को आप मिला के भी लिख सकते हो। दूसरा, इसमें एक पार्ट था कि इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया, यूएस का, सॉरी, एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ करना। ठीक, ये वर्ल्ड मैप है। तो प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? इस वाले साइड में। ठीक, तो कितना प्रोडक्शन है? दुनिया का जो 70% प्रोडक्शन है वो चाइना, आपका साउथ कोरिया और ताइवान यहाँ पर होता है। तो ये तीनों यहीं पर है। ठीक, इनोवेशन कहाँ हो रहा है? यूएसए में। तो इधर आप मार्क कर देना, यूएसए में इनोवेशन R&D। ठीक, यहाँ पे कंपनी के नाम जैसे क्वालकॉम, इंटेल, एनवीडिया, NVIDIA, नाम सुना होगा, काफी फेमस है। ठीक, दूसरा हुआ। तीसरा, ग्लोबल में ना बस आपको सोचना है कि दुनिया में कहाँ, अच्छा यूरोप, आपका अमेरिका और अपना ईस्टर्न वाला रीजन। यूरोप में स्पेशलाइज प्रोडक्शन होता है, स्पेशली जर्मनी वगैरह में। ठीक है, कुछ सर्टेन सेमीकंडक्टर हैं जो सिर्फ दुनिया में यही इन्हीं देशों में बनते हैं, नीदरलैंड और आपकी जर्मनी में। ठीक, फिर आता है अदर्स फैक्टर। अदर्स मतलब और कहाँ है? इंडिया में या वियतनाम में या मैक्सिको में, यहाँ पे अभी स्टार्ट हो रहा है, बहुत नेसेंट स्टेज में है, लेकिन यहाँ भी थोड़े टाइम बाद हो जाएगा। जैसे आप इंडिया में ही देख लो, टाटा ग्रुप कहाँ प्लांट लगा रहे हैं अपने? धोलेरा और असम में है। ठीक, टाटा के, अडानी ने किन से, यहाँ पे इजराइल से कोलैबोरेशन किया है प्लांट लगाने के लिए यहाँ। ठीक है, तो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। इसको आराम से आप चाहें तो मेंशन कर देना एक छोटे से पैरा में, इंडियन वाले कंटेक्स्ट में इसको लिखना। ठीक है, तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन आपको हो गया, रटने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको लगी हो तो बताना। ठीक है, चलिए अब आते हैं फैक्टर, कि ये जहाँ पे हैं अभी उसके फैक्टर क्या है। तो आप सबको पता है रॉ मटेरियल, मैंने आपसे वही बताया, रॉ मटेरियल कहाँ पे होता है? इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये कहाँ होते हैं? चाइना में। तो जहाँ पे रॉ मटेरियल है वहीं पे फैक्ट्री लग जाएंगी। ये चाइना है सपोज अपना, तो ये नॉर्थ कोरिया हुआ, साउथ कोरिया, ताइवान, जापान। तो जापान में भी है, ताइवान में भी है, साउथ कोरिया में भी है, क्योंकि चाइना से हमें रेयर अर्थ मिल जाता है, इस वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन है। ठीक, दूसरा लेबर, साउथ कोरिया में स्किल्ड लेबर है, ये सब लोग मानते हैं स्किल्ड लेबर है, और वो स्टेम पे खर्च करती है, साइंस, टेक, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन, इन सब पे खर्च करती है, मैथमेटिक्स और मेडिसिन। तो इस वजह से यहाँ पे स्किल्ड लेबर है, जो इसके जो फैब्रिकेशन होता है उसमें काफ़ी स्पेशलिटी से काम कर पाती है। समझ में आई? तीसरा, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का आपको ऐसे फैक्टर कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि आंसर यहीं से निकलना है। यूएसए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम करता है, R&D में करता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है ना, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इसकी, ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करता है। किसे? ताइवान को, जापान को। तो क्यों करता है? क्योंकि जो रेयर अर्थ मेटल्स है ना वो चाइना में मिलते हैं, तो इसी वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से ही ये आउटसोर्स करता है यूएसए।
इसी वजह से ये चाइना में है, चाइना में नहीं, मेनली ताइवान, साउथ कोरिया और जापान, चाइना में भी है प्रोडक्शन, ठीक है। अगला है एनर्जी, एनर्जी भी तो चाहिए ना प्लांट लगाने के लिए, तो ताइवान में क्या है ना, रिन्यूएबल एनर्जी बहुत सस्ती है, रिन्यूएबल भी है तो कोई इशू है भी नहीं, ठीक, सस्टेनेबल है, रिन्यूएबल है, सिक्योर है, प्योर है, इसी वजह से, और अफोर्डेबल भी है। इन 3-4 वजह से यहाँ पे एनर्जी इतनी सस्ती है और ताइवान अपना एनर्जी सप्लाई कर पाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक। गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रमोट करती है, हाँ करती है। यूएसए में चिप्स एक्ट 2022 है जिसमें $52 बिलियन खर्च किए गए हैं टू प्रमोट इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। अगला एंटरप्रेन्योर मींस पैसे वाले लोग सिंपली, या कैपिटल। तो आप देखो ये जितनी भी कंट्रीज है, यूएसए वेल्दिएस्ट कंट्री में आती है, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, सब पैसे वाले लोग हैं। यहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, इसलिए कैपिटल की अवेलेबिलिटी है और ये मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं। फैक्टर समझ में आ गए, इन्हीं को लिखना और भी आपके दिमाग में है, खींच खाच के लिख देना, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। यूएसए में है, इन सब कंट्रीज में है, थोड़ा यूरोप में है, बस इन सब चीज़ों से निकल आएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला, इंडिया इसमें कुछ कर रहा है क्या? इंडिया में बहुत अभी नेसेंट स्टेज में है, लेकिन फिर भी सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया, 76,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे, ठीक। अच्छा, आपको लगा होगा कि 75 कर देती, 1 लाख कर देती, 80 कर देती, ये 76 का क्या मतलब है ना, 76,000। कभी सोचा 76,000 क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया उस टाइम पे $1 इज इक्वल टू 76 रुपी था। तो गवर्नमेंट क्या करती है, डॉलर में प्लान करती है अपनी सारी बजट, किया उस टाइम पे, वो रुपी में निकल के आया 76,000 करोड़, इसलिए 76,000 करोड़ है। अब ये डेटा भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको भी बताया वेदांता और फॉक्सकॉम ये मिलके अपना प्लांट लगा रहे हैं फैब्रिकेशन का, टाटा धोलेरा में और असम में, अडानी इजराइल के साथ मिलके लगा रहे हैं। तो ठीक है, एक फैक्टर आपने लिखा सरकार का, दूसरा लिखा आपने प्राइवेट का, ठीक है। फिर सरकार का लिख दो एक कि इंफ्रास्ट्रक्चर में नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 ये भी बात करती है कि हम ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेंगे जिसमें जो हमारा आईटी इंफ्रा है वो और ज़्यादा मजबूत हो, प्लस एक इकोसिस्टम डेवलप हो पाए फॉर प्रोडक्शन ऑफ या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ठीक। और इंडिया देखिए मार्केट भी है एक बहुत बड़ा, नो डाउट। तो पहला सरकार, दूसरा प्राइवेट, तीसरा भी सरकार का हो गया, बस। इसके बाद अब एक इंटरनेशनल पॉइंट लिख देना कि देखो ताइवान और चाइना, तो ताइवान का झगड़ा चाइना से है, इनके बीच में अब डील ज़्यादा नहीं चलेगी, लगभग परेशानी रहती है इनको। चाइना और जापान, इनके भी रिलेशन अच्छे नहीं हैं उतने, ठीक। साउथ कोरिया से थोड़े से अभी भी बिटर हैं रिलेशन चाइना के, ठीक, क्योंकि ये चाइना नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है। तो देखो ये मैन्युफैक्चरिंग वाली कंट्री कौन सी है, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, इनका झगड़ा चाइना से है, लेकिन इंडिया के इनसे अच्छे रिलेशन है तीनों से। तो इंडिया इनके लिए एक सुटेबल कंडीशन या फिर एक ऐसे लोकेशन प्रोवाइड करता है जियो स्ट्रैटेजिक, जिसके साथ आराम से ये तालमेल बैठा सकते हैं। तो इंडिया एक नेचुरल एलाई बन जाता है। फिर इंडिया क्वाड का मेंबर है जिसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और आपका इंडिया तो है ही, 4 हो गए। तो ये भी एक अच्छी है कि हम जो भी सप्लाई चेन है उसको रेजिलिएंट बना पाएंगे या फिर इंश्योर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। आसियान कंट्री से हमारे अच्छे रिलेशन हैं, इवन हम बॉर्डर भी टच करते हैं, गेटवे म्यांमार के थ्रू। तो एक नेचुरली इंडिया को फेवरेबल कंडीशन है। चैलेंजेस में थोड़ा बहुत लिख देना कि हमें अभी स्किल देनी पड़ेगी लोगों को, थोड़ा पैसा, ठीक है। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वीकनेस है उसको भी हमें या बोटलनेक से सही करना पड़ेगा और हम सेमीकंडक्टर में आगे चले जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन बना। अब इंडस्ट्री पे जो भी पूछेगा यही पॉइंट है सारे, घुमा फिरा के इन्हीं पे लिखना है। वो इंडस्ट्री आपसे और कुछ भी पूछ ले, मैंने आपको उसके पहले फार्मा कराया था शायद,
फार्मा। अगर वो आपसे फर्टिलाइज़र का भी पूछ ले, जो कि एक रेयर सा टॉपिक है, तो फर्टिलाइज़र की बस आपको लोकेशन देखनी है कि इंडिया में प्लांट कहाँ है, कि अच्छा यहाँ पर है, ठीक है, इधर है प्लांट, ठीक है, और कहाँ है, इधर है, देख लेना आप एक बार। तो यहाँ पे बस यहीं से आप फैक्टर निकाल लोगे कि यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है, फार्मर भी रिच है, इन्हें फर्टिलाइज़र चाहिए। इधर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट है, बाहर से हम कुछ इंपोर्ट करते हैं, इस वजह से हमने यहीं पे प्लांट बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बस लोकेशन से पूरा आंसर ड्राइव करके ले जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था मॉनसून, इसमें शिफ्ट क्यों हो रही है, क्योंकि मॉनसून पे वो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि मॉनसून क्या है, और आप लिखना भी मत कि मॉनसून का मतलब ये मौसम वर्ड से ड्राइव होता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, वो अब बच्चों वाली चीज़ है, उसको मत लिखना। ठीक है, पहली चीज़ पूछेगा भी नहीं आपसे, पूछेगा भी तो आप ऐसे नहीं पूछेगा कि मॉनसून क्या है, कुछ और पूछेगा, उसके जो चेंजिंग पैटर्न्स हैं। तो आप मॉनसून को डिफाइन करो, तो मौसम रिवर्सल ऑफ विंड अवॉइड करना, इससे अच्छा है कि आप रिसेंट कोई आईएमडी का डेटा दे सकते हो, ठीक, आईपीसीसी की रिपोर्ट से कोट कर सकते हो, तो इन सब से आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर इस साल इंडिया में एवरेज कितनी रेनफॉल हुई, उसका स्पेशल ये वेरिएशन था, इसी वजह से डैश 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 ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो मेनली चैलेंज पूछेगा। ठीक है, चलिए, मॉनसून क्वेश्चन था कि रिट्रीटिंग मॉनसून का था, और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्यों होता है, क्योंकि आईटीसीजेड ना, ये सपोज इंडिया है अपना, अब आईटीसीजेड शिफ्ट हो रही है साउथवर्ड, ठीक, तो शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड, इस वजह से हमारा जो साउथ वेस्ट मॉनसून है उसका विदड्रॉल होता है, या फिर रिट्रीट बोलते हैं इसको। ठीक है, पीछे हटना। अब आईटीसीजेड नीचे गई तो विंड भी शिफ्ट कर जाएंगी, तो उसकी वजह से क्या होती है, विंड शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक, और क्या रीजन है, कूलिंग ऑफ लैंड। अब देखिए, क्योंकि इंडिया में जैसे गर्मी पड़ी, उसके बाद बारिश हुई, बारिश के बाद जमीन ठंडी हो जाती है, तो एक तरह से जो टेम्परेचर था, एवरेज टेम्परेचर था, वो डाउन हो जाएगा। अब टेम्परेचर आपका डाउन हो रहा है, जमीन ठंडी हो रही है, तो एक ग्रेडियंट बन रहा है। ग्रेडियंट मतलब हाई से लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये डेवलप हो रहा है, तो ये भी एक फैक्टर है। ठीक, और इसके बाद आता है साइक्लोन वगैरह की, जैसे ही अपना मॉनसून रिट्रीट करता है सितंबर और अर्ली अक्टूबर से, जो अपने साइक्लोन वगैरह हैं ये आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे आया था अभी गाजा, GA, गाजा, साइक्लोन गाजा। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट है, सिंपल से हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि पूरा मॉनसून पढ़ाएंगे तो वो फिर दिक्कत है, आप सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बता देना। ठीक है, अगला, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन इसने पूछा है। डिस्ट चलिए, आई होप विजिबल है। ठीक, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाना, ज़्यादा सोचने पे भी मत जाना, बस एक सिंपल सा जब डिस्ट्रीब्यूशन पूछे ना, तो आप स्पेशल स्पेशल डायमेंशन सोच लो। मीन्स क्या, कि इंडिया का मैप है, तो लगभग नॉर्थ में क्या कंडीशन होगी, साउथ में क्या होगी, ईस्ट में क्या होगी, या फिर वेस्ट में क्या होगी। ठीक है, जब आपसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए तो आपने क्या करना है, सिंपली स्पेशली सोचना है। स्पेशली मतलब रीजन वाइज, कैसे, ये इंडिया है, इंडिया का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, बस ऐसे सोच लेना। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, अभी एक, अच्छा एक आप और ड्रॉ कर सकते हो इसमें, वो ऐसा सा मैप है, आपको अगर विड्रॉल दिखाना है तो। ठीक, लगभग सितंबर में इधर रहता है, मिड सितंबर यहाँ पर, और अर्ली अक्टूबर यहाँ रहता है, तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है,
ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये ITCZ बोल लीजिए, या फिर ये अपना रिट्रेटिंग मानसून है, ठीक है, क्योंकि ITCZ को तो ये चेस करता है, ITCZ नहीं है, रिट्रेटिंग मानसून ऐसा सा है। इसको डायग्राम को आप बॉक्स में ऐसे कवर्ड कर देना। एक तो आप ये कर सकते हो, और क्या करना है, एक मैप और ड्रॉ करना है आपने, वो है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो आपको दिखाना है। अब स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन दिमाग में आ रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या पूछने वाला है या क्या इसमें लिखा जाए, तो सिंपली इंडिया का मैप बनाया, ठीक, ये अपना इंडिया का मैप है। तो अब आप देखो, यहाँ पर जो रेनफॉल है वो ऑब्वियसली डिक्रीज होगी, ठीक, डिक्रीज। जो ये तमिलनाडु वाला रीजन है, थोड़ा केरल ले लिया, इसमें कम करना है इसको, इस वाले रीजन में इंक्रीज होगी, है ना। इसको चलिए थोड़ा कोडिंग डिफरेंट करते हैं इसकी, ऐसे, यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है, ओके। इधर क्या होगा ना, साइक्लोन वगैरह आएंगे, यहाँ साइक्लोन आ जाएंगे, तो यहाँ पे साइक्लोन की वजह से रेनफॉल होती है ना, साइक्लोन की वजह से रेनफॉल यहाँ होगी, थोड़ी बहुत इधर भी हो जाएगी छिटपुट, लेकिन बहुत कम, इधर भी हो सकती है लेकिन कम होती है, मेनली यहाँ होती है। तो साइक्लोन इंड्यूस्ड रेनफॉल, ठीक, और ये अपना ड्राईलैंड रीजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होगी, तो ड्राई। मैप आपका तैयार है, बॉक्स में इसको डाल देना, यही आपने लिखने है बस कि डिक्रीज होगा कहाँ पे, नॉर्दर्न रीजन में, गैंगेटिक प्लेन्स में, ठीक। टर्मिनोलॉजी आप ज्योग्राफिकल यूज करना, ऐसे मत लिखना कि बिहार में, यूपी में, सिंपल लिख देना गैंगेटिक प्लेन्स में, इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे करके। अच्छा, एक जगह कम हुआ तो बढ़ा कहाँ पे, तो आपका ये जो साउथ ईस्ट वाला रीजन है ना, जो तमिलनाडु की कोस्ट है, वहां पर बढ़ेगा। IMD बोलता है, IMD बोलता है कि अपनी टोटल रेनफॉल का 48% तमिलनाडु सिर्फ रिट्रीटिंग मॉनसून से रिसीव करता है, ठीक, दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा, इस साइक्लोन को दिखा देना कि इरेटिक हो जाता है, इसकी वजह से साइक्लोनिक कंडीशन होती है और रेनफॉल आती है किन स्टेट्स में, उड़ीसा, कोस्टल स्टेट ऑफ तमिलनाडु, थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल, ठीक। फिर फ्लडिंग की सिचुएशन कहीं कहीं आ जाती है, जैसे मैंने आपको ये बोला था कि कभी कभी यहाँ तक बारिश हो जाती है, तो यहाँ पे क्योंकि रिवर है तो फ्लड आ जाएगी। असम में आई थी 2021 से में, ठीक है, असम। और ये ड्राईलैंड रीजन था, तो ड्राईलैंड रीजन है 2022 में, मराठावाड़ा में, 2022 में जो मराठावाड़ा है, यहाँ पे ड्रोट भी आया था, ठीक है। तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बता दिए, कुछ इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, बस इतना ही लिखना होता है किसी भी क्वेश्चन में। लास्ट में कंक्लूड कर देना कि हाँ, हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि जो बदलता हुआ क्लाइमेट है, हम उसके अनुरूप अपनी जो सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर है उसमें हम बना पाए, ठीक है। क्योंकि बस ऐसे ही करके कुछ भी लिख देना, कंक्लूजन इन क्वेश्चन में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये पॉइंट्स होते हैं, ठीक। क्योंकि इनकी की डिमांड ही है कि डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, रीजन बताओ, बस। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन थोड़ा सा हम एक कंप्लीशन के लिए डाल देते हैं, ठीक। अगला था ग्लोबल वार्मिंग। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा इसमें, ग्लोबल वार्मिंग पे ना, अगर वो आपसे पूछ रहा है और पानी से या फिर ओशन से कनेक्ट करा रहा है, 3-4 कीवर्ड्स याद रखना, उन 3-4 कीवर्ड्स तो आपके आंसर में आने चाहिए। जैसे आपको 6 पॉइंट लिखने हैं, तो उसमें से 3 या 4 तो ये कीवर्ड्स हो गए, ओशियन, एसिडिफिकेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये लिखना, ओशियन एसिडिफिकेशन, ओशियन स्ट्रेटिफिकेशन, ओशियन एम्प्लीफिकेशन, है ना, ये सब हो गया ना। और ओशियन यूट्रिफिकेशन तो नहीं आएगा, ओशियन एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन छोड़ दो,
अभी बताऊंगा, एक कीवर्ड याद नहीं आ रहा, उससे आपके ना चारों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आराम से। 4 पॉइंट अगर ओशियनोग्राफी में पूछेगा उससे आपके बन जाएंगे। ठीक, अभी बताता हूँ कि इसने पूछा था कि ये जो ट्विलाइट जोन है ना, ट्विलाइट जोन, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये अगर आप सरफेस लगा लो ओशियन की, ठीक, ये सरफेस है, तो इस सरफेस के नीचे यहां पे है सनलाइट, सन, यहां सनलाइट है, उसके नीचे आती है ट्विलाइट, और सबसे नीचे आती है आपकी मिडनाइट। ठीक, ये जोन कौन सा है, 200 मीटर से 1000 मीटर डेप्थ तक, ठीक, डीप, ये उसके नीचे चला जाएगा। ठीक, तो ट्विलाइट जोन, इसने इस वाले जोन के बारे में पूछा है आपसे, इस पे क्या इंपैक्ट होगा। तो जो पूरे ओशियन में होगा वही इस पे होगा। सिंपली तो बात ये है वन लाइन में, फिर भी मैंने आपसे कीवर्ड बताई, चलिए मैं उसको लिख देता हूं एक बार, है ना। ओशियन एसिडिफिकेशन, ओशियन कॉमन रहेगा, ओशियन एम्प्लीफिकेशन, ओशियन स्ट्रेटिफिकेशन, और एक आपका आएगा थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक, ये 4 कीवर्ड लिख देना, आंसर आपका बन जाएगा। तो देखो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, हीट इंक्रीज होगी। सिंपली आपको पता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो जो ओशियन है वो आपके उस बढ़ते हुए टेम्परेचर को एब्जॉर्ब भी करते भी हैं। तो कितना करते हैं, नासा ने बोला है कि 90% जो इंक्रीज टेम्परेचर है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, उसको ओशियन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उससे क्या होगा, अब एब्जॉर्ब किया ओशियन ने, मतलब पानी ने, तो पानी गर्म हो जाएगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है पानी का। अब पानी का जैसे टेम्परेचर बढ़ा, तो जैसे अब आप सोचो एक बर्फ का एक आइस क्यूब रखा हुआ है, उसको आपने गर्म किया, मेल्ट किया गर्मी से, तो वो क्या फैल जाएगा, तो एक तरह से एक्सपेंड हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो जाएगा उसका, तो सी लेवल भी बढ़ जाएगा। तो अब आप देखो इसमें थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, थर्मल एक्सपेंशन मैंने आपको एक कीवर्ड दिया था, थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा वाटर का। WMO भी इस बात को बोलता है। बस ये ना, ये बॉडी जितनी है, कोई बात आपको जेनेरिक लग रही है कि हाँ ये लगभग होगा ही होगा, तो उसमें इन बॉडी को ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, IPCC, नासा, इन सब का। ठीक, थोड़ा सा प्ले कर सकते हो। उसके बाद कुछ बढ़ा है तो कुछ कम भी होगा, कुछ स्लो भी होगा। तो IPCC बोलता है कि 30% तक जो हमारा एमोक है, एमोक एटलांटिक मेरिडियोनल ओशियनिक सर्कुलेशन, ये स्लो हो जाएगा बाय 21st सेंचुरी के लास्ट में। मतलब 21वीं सदी, मतलब ये जो अपनी सदी चल रही है इसके लास्ट में पहुंचते पहुंचते 30% तक एमोक क्या होता है, वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा, उसमें जो डीप ओशनिक करंट्स होती हैं उसका एक आपस में इंटरलिंकिंग होती है, बस ऐसा सा कुछ समझ लो, एमोक याद रख लेना। उससे क्या होगा, जो न्यूट्रेंट्स है, जो पोषक तत्व हैं, उसकी कमी हो जाएगी। मेन चीज ये है। ठीक, तो देखो एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है, 2 चीज याद होगी। तीसरी चीज एक्सपेंड हो रही है, वो तो कॉमन सा पॉइंट है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पांचवा यहां से लिख देना कि ओशन एसिडिफिकेशन, कि इससे ओशन का एसिडिफिकेशन हो जाएगा, और फिर रिलेट कर देना कि उससे मेरीन इकोलॉजी को इम्पैक्ट होगा। ठीक, फिर ओशन स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा, ये जो अब मैंने कीवर्ड दिया था स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब कि ये ओशन है, इसमें ये अलग अलग लेयर है, इसी को तो स्ट्रेटा बोलते हैं। तो ये लेयर थोड़ी सी इधर उधर मिक्स हो जाएंगी। कैसे, अब सोचो आप यहां पर जो गर्मी थी, अब क्योंकि ओशन ने ज़्यादा गर्मी एब्जॉर्ब की, तो वो गर्मी यहाँ तक आ गई, ठीक है, इस रीजन तक आ गई। तो जितनी भी अपनी मेरीन स्पेसीज थी यहाँ पे जो सपोर्ट करती थी लाइफ उन्हें, वो अब यहाँ पे सपोर्ट करेगी, तो वो भी नीचे आ जाएंगी, ये वाली स्पेसीज नीचे चली जाएंगी। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, जो पानी है, पानी में भी तो लेयर है,
नॉर्मल ठंडा, जैसे ये मॉडरेट है, ये कूल है, ये कोल्ड है, और ये और भी ज़्यादा मतलब ठंडा है। तो अब ये मॉडरेट था तो ये मॉडरेट नीचे तक आ गया, कूल थोड़ा और नीचे आ गया, कोल्ड और नीचे आ गया। तो इससे क्या हो ना, जो स्ट्रेटिफिकेशन है, जो लेयर है, वो थोड़ी सी गड़बड़ा जाएंगी। ठीक, तो ओशन स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा। एम्प्लीफिकेशन आप लिख सकते हो, इसके लिए कीवर्ड चलता है आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की, जैसे स्नो से कवर्ड है सब कुछ, जो आर्टिक में, अंटार्कटिक में हो, आर्टिक में हो। अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी तो वो मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे मीथेन भी एब्जॉर्ब्ड है, मीथेन और CO2, तो वो एक तरह से ऊपर आ जाएंगी और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करेंगी। जब ग्लोबल वार्मिंग और होगी तो उससे आपका जो आर्टिक की जितनी भी बर्फ है वो और ज़्यादा पिघलेगी, तो एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाएगी, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। तो बस 5-6 पॉइंट आपको याद हुए, कीवर्ड याद रखना, एम्प्लीफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, एसिडिफिकेशन, थर्मल एक्सपेंशन, 4 तो यही हो गए, बाकी 2 एक बढ़ेगा घटेगा। ओशन में कुछ पूछे यहाँ से लिख देना। ठीक, अब इससे इम्पैक्ट क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि स्पेसीज भी नीचे चली जाएंगी, तो ऐसी स्पेसीज का नाम याद रख लो। एक का याद रख लो बस, कि अटलांटिक कोड एक मछली है, ये नीचे चली गई है, ऐसा रिसर्च में पता चला है। ठीक, पलायन हो गया एक तरीके से इसका। फिर उसके बाद प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। देखिए, जो ओशन में अपवेलिंग जोन होते हैं ना, कि न्यूट्रिएंट्स नीचे से ऊपर आ जाते हैं, इसको चेस करने के लिए जो मछली वगैरह ये भी ऊपर आ जाती है। ये भी अब देखिए, क्योंकि गर्म हो गया, जो गर्मी यहाँ पे थी इस वाले रीजन में, रेड पेन से दिखाते हैं, जो गर्मी इस रीजन में थी अब वो इस रीजन में हो गई। ठीक, तो जो भी अपवेलिंग होगी अब यहीं पे रह जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी ना। तो अपवेलिंग में दिक्कत होगी तो उससे क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है ओशन की वो कम हो जाएगी, सरफेस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको बोलते हैं। इससे क्या होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। ऐसा हुआ भी है, जो नॉर्थ अटलांटिक है, ये यूरोप के पास वाला, ये जितना नॉर्थ अटलांटिक, यहाँ पे कोल्ड कोरल, एक कोरल रीफ है, वो ब्लीच हो गई है। ठीक, कहाँ पे, नॉर्थ अटलांटिक में। इससे क्या होगा, फूड वेब, जो फूड की एक साइकिल चलती है वो भी ऑल्टरेट हो जाएगी। तो देखो, पलायन हुआ, पलायन होके वो नीचे चली गई या फिर ऊपर चली गई, है ना। गर्म इक्वेटर की कोई स्पेशीज है तो वो ऊपर चली जाएगी थोड़ी सी अलग एल्टीट्यूड पे। तो पलायन अगर आपको लिखना है तो एक तो आप लिख देना वर्टिकल, ऊपर से नीचे चली जाएंगी, दूसरा हॉरिजॉन्टल। ठीक, ऐसी प्रोडक्टिविटी की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी, और इसी में कीवर्ड डाल दो, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन हो जाएगी। तो एक पॉइंट से 2-2 पॉइंट। तीसरा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, सिंपली ऐसे मत लिखो, लॉस ऑफ मेरीन बायोडाइवर्सिटी हो गया, एग्जाम्पल यहाँ से दे देना, और फूड वेब का पूरा ऑल्ट्रेशन हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये अपने क्वेश्चन थे। अच्छा, अर्बनाइजेशन और रिसोर्स, इस पे मैं एक अलग से वीडियो वैसे लेके आने का मन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इकोनॉमी है ना, उसमें मैं इन दोनों को ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें जो रिसोर्स पे गवर्नमेंट की पॉलिसी आई होगी उसके साथ, और ज्योग्राफी को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही अर्बनाइजेशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ है या फिर जो स्कीम है वो सरकार उसमें लॉन्च करती है, अपना इकोनॉमी के सेक्शन में आ जाती है, तो वहीं पे इसको कॉम्प्रिहेंसिवली देख लेंगे। ठीक है, मॉडल आंसर आप सबने, मॉडल आंसर इसका अच्छा नहीं गया, चलिए वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जिसने भी आंसर लिखे अर्बनाइजेशन के, मैंने आपको फीडबैक दिया, लगभग बाय एंड लार्ज ठीक थे, कोई ऐसा मेजर इंप्रूवमेंट चाहिए भी नहीं, आपने पढ़ा भी है, लेकिन इसको मैं आपको इकोनॉमी में कवर करा दूंगा। ठीक, तो ये अपना होता है पेपर 1। पेपर 1 में देखिए इतना ही है, आप अगर ज़्यादा इसमें 10 दिन और दे दोगे ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। सैचुरेशन बस इतना ही है कि एक आपके कुछ अच्छे से 20-30 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से। उसके बाद बाकी एक एवरेज क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है वो मैंने आपको ट्रिक्स बताई। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, आपके लिए जो UPPCS है, जो UPPCS है उसका GS पेपर 1 इस साल का, उसके पहले का पूरा पेपर यहाँ पे
रख के, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस पे कैसे सोचना था। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन भी है, जैसे उसने पूछा वैदिक लिटरेचर पे, पूछा सैयद अहमद खान पे, सैयद अहमद खान। तो सैयद अहमद खान, अब वो कल को रविन्द्रनाथ टैगोर पे पूछ लेगा, किसी और पे पूछ लेगा, कहाँ तक करोगे इसको? तो एक जेनेरिक पॉइंट आप क्या लिख सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा आराम से, ताकि कुछ भी आए आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे, और स्पेशलाइज्ड कुछ आ जाए जैसे गांधी जी पे पूछ ले तो आप बढ़िया से लिख ही दोगे। तो ऐसे करके पूरे पेपर, क्योंकि खुद से मैं क्वेश्चन बताऊं उसमें से जो आएंगे वो आएंगे मेंस में, लेकिन अभी जो अपने पास पूछ रखे हैं किसी कमीशन ने, उसको एक बेस बना के कि कैसे सोचना है, कैसे आपने लिखना है, या फिर आप जो लिखोगे पहले एक काम करना, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके देखना बिना पढ़े, फिर वीडियो पॉज करके करने के बाद आप फिर उसको अटेम्प्ट करना, देखने के बाद फिर आपको थोड़ा सा वेरिएशन समझ में आ जाएगा, बस उतना ही सफिशिएंट है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर 2।